दूसरे रोज हाशिम ने आकर बताया कि शहर में फौज गश्त कर रही है। मैंने फिरोज शाह के बारे में पूछा कि उस पर तो किसी ने शक नहीं किया। हाशिम ने बताया कि वो बिल्कुल खैरियत से है, मगर आप लोग अभी यहाँ से ना ही बाहर निकलें तो बेहतर है, क्योंकि ये इलाका भी फौज की निगरानी में है। कमांडो खालिद ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ये हंगामी हालात कब तक रहेंगे? हाशिम बोला, कुछ कह नहीं सकता, फौज जगह जगह पर मौजूद है। सप्लाई सेंटर के आसपास के इलाके में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हाशिम अपने साथ खाना भी लाया था। खालिद ने उसे खबरदार किया कि वो हर तरह से चौकस होकर आया करे। वो कहने लगा, मैं एक खुफिया रास्ते से यहाँ आया हूँ, फिर भी इस बात की तसल्ली कर लेता हूँ कि मेरा पीछा नहीं किया जा रहा। हम उस टीले पर 4 दिन तक रूपोश रहे। 5वें रोज हाशिम आया तो उसने खुशखबरी सुनाई कि फौज शहर से चली गई है। हमने भोपाल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हालात के मामूल पर आने के बावजूद हम झांसी स्टेशन से रेल पर सवार होने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, क्योंकि फौज जरूर शहर से चली गई थी, लेकिन हमें यकीन था कि मिलिट्री और सिविल पुलिस इंटेलिजेंस स्टेशन पर जरूर आने जाने वालों पर नजर रखेगी। हाशिम ने तजवीज पेश की कि हम वहां से भोपाल की तरफ एक स्टेशन तक चले जाएं, वहां पैसेंजर ट्रेन जरूर ठहरती है, हम वहां से गाड़ी में सवार हो जाएं। खालिद को भी ये तजवीज पसंद आई। चुनाचे हम उसी रोज शाम के वक्त टीले से उतरकर झांसी से भोपाल की जानिब जो पहला स्टेशन आता था उस तरफ रवाना हो गए। हाशिम हमें गाइड कर रहा था। हमने अपने अपने पिस्तौल उसे दे दिए थे कि वो उन्हें अपने पास संभाल कर रखे। सिर्फ कमांडो चाकू हमारे पास थे। हाशिम हमें जंगल के एक रास्ते से ले जा रहा था। जंगल से निकले तो रेलवे लाइन आ गई। यहाँ से हम रेलवे ट्रैक के साथ चल पड़े। 2-3 घंटे तक चलते रहे। फिर दूर से स्टेशन की रोशनी दिखाई दी। वहाँ हमने हाशिम के जरिए भोपाल तक के 2 रेल के टिकट मंगवाए। हाशिम को रुखसत कर दिया और खुद खाली प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आई। ये पहले से तय था कि हम 3rd क्लास के अलग अलग डिब्बों में सवार होंगे। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। खालिद एक डिब्बे में और मैं दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गया। ट्रेन भोपाल की तरफ रवाना हो गई। मैं सोचने लगा कि मेरे सामने सिवाय इसके और कोई मिशन नहीं है कि कश्मीर के जिहाद में शरीक होकर मकबूजा भारतीय फौज के खिलाफ हुर्रियत परस्त कश्मीरियों के शाना बशाना जंग करूं। जमीला की तरफ से मेरा बोझ हल्का हो चुका था। मुझे इत्मीनान था कि वो पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर पहुंच चुकी है। मैंने यही सोचा कि भोपाल पहुंचकर कमांडो खालिद से मशवरा करूंगा कि अगर इस इलाके में कोई मजीद अहम मिशन उसके ज़ेरे गौर नहीं तो मैं मकबूजा कश्मीर चला जाऊं। ट्रेन रात की तारीकी में रवां थी। डिब्बे के अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। मैंने सर खिड़की के साथ लगा दिया और आंखें बंद कर ली। मैं ऊँघने लगा। फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक सोया रहा कि एक धचके से मेरी आंख खुल गई। ट्रेन किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैंने खिड़की में से बाहर देखा। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म था। लोग अच्छे कपड़ों में नजर आ रहे थे। लगता था कि कोई बड़ा शहर है। पहले तो मैं यही समझा कि भोपाल आ गया है, मगर ये भोपाल और झांसी के दरमियान कोई अहम शहर था जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। मैं डिब्बे से उतरकर कमांडो खालिद के पास आ गया। वो मुझसे 3-4 डिब्बे छोड़कर था। मैंने उससे पूछा कि भोपाल अभी कितनी दूर होगा। उसने बताया कि 2-2.5 घंटे में हम भोपाल पहुंच जाएंगे। फिर उसने मुझे हिदायत की कि मैं प्लेटफॉर्म पर इस तरह न फिरूं और अपने डिब्बे में जाकर बैठूं। मैं अपने डिब्बे की तरफ आ गया। ट्रेन के एक डिब्बे में रेलवे का माल लादा जा रहा था, जिससे लगता था कि ट्रेन वहां कुछ देर रुकेगी। मेरा चाय पीने को दिल चाहता था, मगर वहां मुझे चाय का कोई स्टॉल नजर नहीं आ रहा था। सामने 2nd क्लास रिफ्रेशमेंट रूम था। मैंने सोचा कि वहां चलकर जल्दी से एक कप चाय पी जाए। मैंने एहतियातन एक कुली से पूछ लिया कि गाड़ी अभी कितनी देर तक रुकेगी। उसने बताया कि गाड़ी अभी काफी देर ठहरेगी। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में आकर एक मेज के पास बैठ गया। मैंने हाफ सेट चाय का ऑर्डर दे दिया। अभी चाय नहीं आई थी कि बाहर से एक सूट बूट वाला आदमी अंदर आ गया। जवान मगर दुबला आदमी था। वो सीधा मेरी मेज के पास आकर मुझे गौर से देखने लगा। मेरे जहन ने कहा कि ये इंटेलिजेंस का आदमी ही हो सकता है, लेकिन मैं बज़ाहिर बेनियाजी से बैठा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप इस तरह मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मेरे मुंह से झांसी निकल गया। उसने दरवाजे की तरफ देखकर हाथ से इशारा किया। उसके साथ ही रिफ्रेशमेंट रूम के दरवाजे में से 2 पुलिस वाले दाखिल हुए और सीधे मेरी मेज की तरफ आकर मेरी दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब खड़ा हो गया। मैंने अपने हवास बरकरार रखे और सख्ती से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? सूट बूट वाले आदमी ने एक सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। मेरे पास कमांडो चाकू मौजूद था। मैं उसे कहीं फेंक नहीं सकता था। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, तुम लोगों को मेरी तलाशी लेने का कोई हक नहीं है। मैं एक जिम्मेदार भारतीय शहरी हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। सूट बूट वाले आदमी पर मेरी इस धमकी का जरा सा भी असर नहीं हुआ था। पुलिस के सिपाही पर भी कोई असर नहीं हुआ था। उसने मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। कमांडो चाकू मेरी जेब से निकल आया। उसे देखकर सूट बूट वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट
आ गई। उसने सिपाहियों से कहा, तुम सामने वाली मेज पर जाकर बैठ जाओ। दोनों सिपाही एक मेज छोड़कर कुर्सियों पर बैठ गए। वहाँ कुछ दूसरे मुसाफिर भी चाय वगैरह पी रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहे थे। सूट बूट वाले आदमी ने कमांडो चाकू को खोला, फिर बंद किया और मेज पर रखते हुए मुझसे कहने लगा, ये कमांडो नाइफ है और तुम कश्मीरी या पाकिस्तानी कमांडो हो। इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। तुम इनकार नहीं कर सकते। तुम अपने कमांडो होने का सबूत अपनी जेब में लिए फिर रहे थे। मैंने सिपाहियों को इसलिए परे बिठा दिया है कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथी कमांडोज के बारे में बता दो कि वो कहाँ कहाँ रूपोश हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा। सीआईडी वालों के पास यही एक हथकंडा होता है। वो हर कमांडो से इस किस्म की बात जरूर करते हैं। मैंने साफ इनकार करते हुए कहा, मेरा किसी कमांडो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भोपाल में होजरी का कारोबार करता हूँ, एक शरीफ शहरी हूँ। भोपाल का डिप्टी मेयर मुझे जानता है, आप उसे बेशक फोन करके मालूम कर लें। मैंने यूं ही ब्लफ चाल चली थी। वो मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, इस कमांडो चाकू का होजरी के कारोबार से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि ये कहाँ से आ गया। हो सकता है तुम्हारी पुलिस के किसी आदमी ने मुझे फंसाने के लिए मेरी जेब में डाल दिया हो। उसने कहा, मैं तुम्हें थाने ले जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वहाँ तुम अपने आप सब कुछ बता दोगे। इस दौरान एक अजीब सी बात हो गई थी। सीआईडी वाले उस आदमी से बातें करते हुए मुझे हल्के हल्के 2-3 झटके लगे थे, जिससे मैं समझ गया था कि मेरी काया पलट होने वाली है। उस वक्त मुझे अपनी काया पलट की बेहद जरूरत थी। मैं दिल में दुआएं मांगने लगा कि या खुदा, किसी तरह मैं जल्दी से सांप का रूप इख्तियार कर लूं। मेरे बचने की सिर्फ यही एक सूरत थी। जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे थाने ले जा रहा है, तो मुझे एक और झटका लगा। मैं समझ गया कि मैं अपना रूप बदलने वाला हूँ। उस जगह मेरा इंसान से सांप की शक्ल बदलना खतरनाक था। वहाँ मुझे फौरन हलाक कर दिया जाता। मैंने सीआईडी वाले से कहा, मैं बाथरूम में जाना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे बेशक पुलिस स्टेशन ले चलें। उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाही मुझे लेकर बाथरूम की तरफ चले। बाथरूम सामने ही था। एक सिपाही बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया, दूसरा गन लेकर मेरे साथ अंदर आ गया। मुझे बराबर झटके लग रहे थे। मैंने सिपाही से कहा, तुम बाहर चले जाओ, मैं यहाँ से भागकर कहाँ जा सकता हूँ? वो बोला, मैं इसी जगह रहूंगा। मुझे सिर्फ ये खतरा था कि उसके पास राइफल थी। अगर मैं वहाँ सांप के रूप में जाहिर हो गया और एक आदमी को सांप में तब्दील होते देखकर अगर उसने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया, तो मुझ पर जरूर फायरिंग कर देगा और बंद बाथरूम में मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम थे। मगर वो बाहर न गया और मेरा जिस्म हल्का होना शुरू हो गया। फिर अचानक मैं अपने जिस्म से अलग हो गया। जिस जगह मैं खड़ा था, वहाँ मेरी बजाय एक सांप फर्श पर बैठा था। पहले तो सिपाही समझा कि मैं गायब हो गया हूँ। जब उसने वहाँ एक सांप को देखा तो डर कर उल्टे पांव दरवाजे की तरफ 2-4 कदम हटा और वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने राइफल सीधी कर ली और मुझ पर फायर कर दिया, लेकिन इतनी देर में मैं उसके पीछे आ चुका था। मैंने फौरन उछलकर उसकी रान पर डस दिया और उसकी वर्दी के साथ ही चिमटा रहा। सिपाही ने घबरा कर चीख मारी और गिर पड़ा। फायर की आवाज के साथ ही मुझे बाथरूम की तरफ लोगों के दौड़ने की आवाज आई थी। सिपाही गिरा तो मैं छलांग लगाकर कमोड के पीछे छुप गया। बाथरूम का दरवाजा धड़क से खुल गया। क्या हुआ भोलाराम? ये वही सूट बूट वाला आदमी था। उसके साथ दूसरा सिपाही भी था। उन्होंने सिपाही को फर्श पर बेहिस पड़े देखा और ये भी देखा कि उनका मुल्जिम भी गायब है, तो वो शिशदर से होकर रह गए। सूट बूट वाले ने चीख कर कहा, क्या हुआ? इसको बाहर ले चलो, जल्दी करो। कमांडो कहाँ गायब हो गया? बाहर देखो। और वो लोग अफरा तफरी के आलम में सिपाही की लाश को घसीट कर बाहर ले गए। जब बाथरूम खाली रह गया तो मैंने कमोड के पीछे से निकल कर माहौल का जायजा लिया। बाथरूम की दीवार पर सिर्फ एक ही रोशनदान था, जिसका शीशे वाला चौखटा बंद था। मैं तेजी से दीवार पर रेंगता हुआ रोशनदान तक गया। देखा कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चौखटा मजबूती से बंद था। मैं नीचे उतर गया। बाथरूम के बाहर शोर सा मचा हुआ था। दरवाजा खुला और 3-4 सिपाही अंदर आकर इधर उधर देखने लगे। मैं वापस कमोड के पीछे जाकर छुप गया था। जिस सिपाही को मैंने डसा था उसको इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो किसी को ये बता सकता कि मुझे सांप ने काटा है और सांप अभी तक बाथरूम में ही है। चुनाचे सिपाही सांप को नहीं बल्कि कमांडो को यानी मुझे ढूंढ रहे थे। उनमें एक पुलिस अफसर होगा। उसकी आवाज आई, ईश्वर सिंह, हेडक्वार्टर फौरन इत्तला कर दो। 2 आदमी यहाँ बाहर पहरे पर रहो। बलराम, तुम मेरे साथ आओ जल्दी। बाथरूम के बाहर पहरा लग गया। सब लोग बाहर चले गए। एक तरह से मैं अंदर बंद हो गया था। मैंने बंद दरवाजे के नीचे से बाहर देखा। 2 सिपाही राइफलें लिए खड़े थे। रिफ्रेशमेंट रूम में भी काफी लोग बैठे थे। ट्रेन इस दौरान वहां से भोपाल की तरफ रवाना हो गई थी। मुझे कमांडो खालिद का ख्याल आ रहा था कि जब भोपाल पहुंचने के बाद उसे कहीं नजर नहीं आऊंगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी थी।
थी। बाथरूम के नीचे इतनी जगह थी कि मैं बाहर निकल सकता था, लेकिन रिफ्रेशमेंट रूम में एक तो रोशनी थी, दूसरे वहाँ काफी लोग बैठे थे और पुलिस के सिपाही भी राइफलें लिए खड़े थे। मैं बाहर निकलकर अगर तेज तेज भी भागूं तो इतनी तेज नहीं रेंग सकता था। रिफ्रेशमेंट रूम के दरवाजे तक पहुंचने से पहले पहले मेरा हलाक हो जाना यकीनी था। फर्ज कर लिया जाए कि मैं किसी तरह रिफ्रेशमेंट रूम से निकलकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में कामयाब भी हो जाता हूं, तब भी लोगों ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। वहां तो सांप सांप का शोर मच जाता और प्लेटफॉर्म पर काफी रोशनी थी। कोई झाड़ी भी नहीं थी कि मैं जहां जाकर छुप कर जान बचा सकता। मैंने इन सब बातों पर गौर करने के बाद यही फैसला किया कि अभी मुझे बाथरूम में छुपे ही रहना चाहिए। जब पुलिस वापस चली जाए और रिफ्रेशमेंट रूम भी खाली हो जाए तो मैं बाहर निकलने की कोशिश करूं। बाथरूम में मुझे कमोड के पीछे कोई नहीं देख सकता था। छुपने के लिए ये बड़ी महफूज जगह थी, चुनाचे मैं वहीं दुबक कर बैठा रहा। कुछ वक्त गुजर गया, मैं कमोड के पीछे छुप कर बैठा रहा। फिर दरवाजा खुला और बंद हो गया। कोई दरवाजे की चटखनी लगा रहा था। मैंने सर जरा सा आगे करके देखा कि एक आदमी अंदर आया है जिसके हाथ में चमड़े का बैग है। भारी भरकम उधेड़ उम्र का आदमी था। सेहत बड़ी अच्छी थी। सिल्क की कमीज और सफेद धोती में मलबूस था। उंगलियों में सिगरेट सुलग रहा था। वो पान भी खा रहा था। उसने बैग मुंह हाथ धोने वाले सिंक के करीब फर्श पर रख दिया। कमोड में पान की पीक थूकी और जेब से छोटी सी कंघी निकालकर आईने के सामने अपने बालों में फेरने लगा। वो कोई फिल्मी गीत भी गुनगुना रहा था और थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हिल भी रहा था, जैसे हल्के हल्के सुरूर में हो। मैं कमोड के पीछे से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं उसी आदमी के बैग के साथ नीचे चिमट जाऊं तो उसके साथ बाथरूम की कैद से निकल सकता हूं। इतने में उस आदमी ने बैग को खोलकर उसमें से शराब की बोतल निकाली और मुंह के साथ लगाकर हल्के हल्के घूंट भरने लगा। बैग का मुंह खुला देखकर फौरन एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैं आहिस्ता से रेंगता हुआ चमड़े के बैग के करीब आ गया। वो आदमी बड़े मजे से शराब की चुस्कियां लगा रहा था और गुनगुना भी रहा था और साथ सिगरेट के कश भी लगाता जा रहा था। वो मुझे नहीं देख सकता था। मैं उसके पाँव में बैग के पास था। मैं बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से बैग पर चढ़ गया और फिर बैग के नीचे घुस गया। बैग में तरह तरह की चीजें भरी हुई थी। मैं उनके नीचे घुसकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने बोतल बंद की और उसे अपने चमड़े के बैग में डालकर बैग का जिप खींचकर उसे बंद कर दिया। मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि बैग को जिप लगी हुई है। अब मैं इस शख्स की स्वाबदीद पर था कि जब वो दोबारा जिप को खोलेगा तो मैं बाहर निकल सकता था। अगर बैग को जिप न लगी होती तो जब वो बाथरूम से बाहर जाता मैं किसी भी जगह मुनासिब मौका देखकर बैग में से रेंग कर बाहर छलांग लगा सकता था। मगर जिप के बंद हो जाने से मैं बाथरूम की कैद से निकलकर चमड़े के बैग की हवालात में फंस गया था। मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने बैग उठा लिया है और बाथरूम से बाहर निकल आया है। बाहर आकर उसने बैग को दोबारा एक जगह पर रख दिया। मुझे रिफ्रेशमेंट रूम में लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाहर प्लेटफॉर्म पर से भी आवाजें आ रही थी। कोई इंजन शंट करता और सीटी बजाता तेजी से प्लेटफॉर्म की लाइन पर से गुजर गया। उसके बाद भारी बूटों की आवाज आई जो तेज तेज मेरे करीब से गुजर गई। लगता था पुलिस के सिपाही हैं। वो शायद बाथरूम में गए थे। वापस तेज तेज कदमों से मेरे करीब से होकर बाहर चले गए। मैं बैग के अंदर मुख्तलिफ चीजों के दरमियान सिमट कर बैठा रहा। सोच रहा था कि पुलिस से तो बच गया हूँ, अब खुदा जाने किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। जिस आदमी का बैग था उसके फिल्मी गीत गुनगुनाने की आवाज मुझे आ रही थी। अखबार का सफा पलटने की भी आवाज आई। शायद वो अखबार भी पढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म पर शोर होने लगा। फिर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने बैग को उठा लिया और बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। कुछ देर वो बैग उठाए इधर उधर चलता फिरता रहा, जैसे डिब्बे में बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। आखिर एक जगह उसने बैग रख दिया। शायद वो डिब्बे में बैठ गया था। दूसरे मुसाफिरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेन देर तक खड़ी रही। फिर इंजन ने विसल दिया। गार्ड ने सीटी दी और छक छक करती गाड़ी चल पड़ी। ये गाड़ी शुमाल की तरफ जा रही थी या जुनूब की तरफ, मगरिब की तरफ जा रही थी या मशरिक की तरफ, झांसी की तरफ जा रही थी या भोपाल की तरफ, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैं चमड़े के बैग में था। मुझे कुछ पता नहीं चल सका था। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और अब यार्ड की मुख्तलिफ पटड़ियों पर से गड़गड़ाती हुई गुजर रही थी। उसके बाद ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। मैं ज़मानो मकान, वक्त और खला के दरमियान मुअल्लक हो गया था। कुछ देर तक मुझे एहसास रहा कि कितना वक्त गुजर गया है। उसके बाद सारे अंदाजे और कयास खत्म हो गए। ट्रेन की आवाज थी और उसके सिवा कुछ नहीं था। कभी ट्रेन के पहियों का शोर देर तक सुनाई देता, कभी ट्रेन किसी जगह रुक जाती, उसके बाद फिर चल पड़ती। खुदा जाने रात थी, दिन था, शाम थी कि दोपहर थी। ट्रेन चलती रही, रुकती रही और फिर चलती रही। बैग का मालिक खुदा जाने भारत के किस दूर दराज शहर की तरफ जा रहा था कि उसने अभी तक वो बैग नहीं उठाया था जिसमें मैं बंद था। यहाँ तक कि
उसने शराब की चुस्की लगाने के लिए भी बैग खोलकर बोतल नहीं निकाली थी। आखिर खुदा ने मुझे ट्रेन के मुसलसल शोर से निजात दिलाने की मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक जगह ट्रेन रुकी तो मेरा बैग उस आदमी ने उठा लिया और डिब्बे से उतर पड़ा। मुझे उसके चलने की आवाज आ रही थी। वो शायद स्टेशन से बाहर आ गया था, जहाँ मुख्तलिफ कारों, रिक्शों और तांगों और लोगों की आवाजें आने लगी थी। किसी ने करीब से कहा, चूनी राम जी इधर आ जाओ, मैं गाड़ी ले आया हूँ। बैग के मालिक का नाम चूनी राम था। उसने कहा, अबे भुआनी, कहो क्या हाल है बे तेरा? वो बोला, ठीक हूँ मालिक। फिर मोटर गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई और बैग अंदर सीट पर रख दिया गया। दरवाजा बंद हो गया। बैग का मालिक चूनी राम, मुझे महसूस हुआ मेरे पास ही सीट पर बैठ गया है। मोटर स्टार्ट होकर चल पड़ी। मैं अजीब तजस्सुस में फंस गया था। ना ये पता था कि ये कौन लोग हैं, ना ये पता था कि ये कौन सा शहर है, ना ये मालूम था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं चूंकि सांप के रूप में था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरी सूंघने और सुनने की हिस्स बहुत तेज हो गई थी। आपको तो मालूम हो गया होगा कि सांप बड़ी दूर से आवाज भी सुन लेता है और बू भी सूंघ लेता है। चमड़े के बैग के अंदर शराब, डिटोल, परफ्यूम, पान के खुशबूदार तंबाकू और कपड़ों में रखे हुए फिनाइल की गोलियों, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम की बुएं मिली जुली थीं। मगर इनमें एक और खुशबू भी शामिल हो गई थी। इस खुशबू ने मुझे चौंका दिया था। ये खुशबू नागिन दुर्गा की थी। पहले तो मैंने यही ख्याल किया कि ये मेरा वहम है, भला नागिन दुर्गा यहाँ कहाँ होगी। मगर जब ये खुशबू जो हल्की हल्की थी मुसलसल बढ़ती चली गई तो मुझे यकीन हो गया कि ये नागिन दुर्गा की ही खुशबू है। ये नागिन दुर्गा सांप की खुशबू नहीं थी, बल्कि नागिन दुर्गा के औरत के जिस्म की खुशबू थी। मुझे याद आ गया कि जब मैं भोपाल के भेरू जी के मंदिर में नागिन दुर्गा की कोठरी में उससे मिलने गया था तो कोठरी खाली थी, मगर कोठरी के एक कोने में से सांप की बड़ी तेज बू आ रही थी। हालांकि मैं नागिन दुर्गा को औरत की शक्ल में वहां छोड़ गया था। ट्रेन के मुसलसल सफर से साफ जाहिर था कि मैं झांसी और भोपाल के शुमाल या जुनूब या मशरिक या मगरिब के समत किसी दूर दराज शहर में आ गया हूँ। हैरान था कि नागिन दुर्गा यहाँ कैसे पहुँच गई है। जरूर उसे कोई भेरू मंदिर से अगवा करके ले आया है, क्योंकि वो मुझसे मिले बगैर वहां से नहीं जा सकती थी। फौरन मुझे ख्याल आया कि ये भेरू देवता की बद्दुआ का असर होगा। नागिन दुर्गा पर जरूर कोई भारी मुश्किल आन पड़ी है। अब जैसे नागिन दुर्गा के जिस्म की खुशबू तेज हो रही थी, मुझे खुशी हो रही थी कि मैं उसके करीब से करीब तर हो रहा हूँ। मोटर कार जिन सड़कों पर से गुजर रही थी उन पर ट्रैफिक का काफी शोर था। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ ट्रैफिक का शोर बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ उस गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी जिसमें चूनी राम सवार था और उसका चमड़े का बैग था और जिस बैग में मैं बंद था। देर के बाद कोई गाड़ी करीब से गुजर जाती। अब ऐसा लगा कि मोटर कार पक्की सड़क से उतरकर खराब सड़क पर चलने लगी है। गाड़ी बार बार थोड़ा थोड़ा उछल रही थी। ड्राइवर बड़ी देर बाद बोला, चूनी राम जी कुछ काम बना? चूनी राम यानी मेरे बैग के मालिक ने नींद भरी आवाज में कहा, मुझे सोने दे भुआनी। मालूम हुआ कि चूनी राम सो रहा था। भुआनी यानी ड्राइवर ने कहा, महाराज अपना राज भवन आ रहा है। चूनी राम ने झुंझुला कर कहा, अबे आता है तो आने दे। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। गाड़ी कच्चे नाहमवार रास्ते पर से उछल उछल कर गुजरती एक तरफ को घूम गई। वो एक बार और घूमी और उसका इंजन बंद हो गया। चूनी राम ने मेरे वाला बैग उठाते हुए ड्राइवर से कहा, चंद्रानी से कह देना कि मैं वापस आ गया हूँ। वो बोला, कह दूंगा। यहाँ नागिन दुर्गा की खुशबू बड़ी तेज हो गई थी। मेरा बैग उठा लिया गया। चूनी राम यानी बैग का मालिक चल रहा था। फिर जैसे वो 3-4 सीढ़ियां चढ़कर किसी बरामदे में दाखिल हो गया, उसने घंटी का बटन दबा दिया। मुझे किसी कमरे के अंदर से घंटी की मध्यम आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। चूनी राम किसी कमरे में दाखिल हो गया था। नागिन दुर्गा के इंसानी यानी औरत के जिस्म की खुशबू के तेज झोंके महसूस होने लगे थे। किसी औरत ने जय राम जी कहा। चूनी राम ने पूछा, रानी जी कहाँ हैं? औरत की आवाज आई, अपने कमरे में हैं, अभी उन्हें चाय देकर आ रही हूँ। मैंने अंदाजा लगाया कि या तो ये सुबह का वक्त है और यहाँ नाश्ता किया जा रहा है, या शाम का वक्त है और ये रानी जी जो कोई भी है शाम की चाय पी रहे हैं। मगर मैं इस बात पर सख्त हैरान था कि नागिन दुर्गा यहाँ कहाँ से आ गई। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि ये नागिन दुर्गा के कोई रिश्तेदार हो। वो मुझसे मायूस होकर भेरू के मंदिर से यहाँ आ गई हो। मगर वो मुझसे कैसे मायूस हो सकती थी? वो तो मेरे साथ रहना चाहती थी। उसने मुझे जाते वक्त कहा था कि करमदाद जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अजीब मौम्मा बन गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चूनी राम कमरे में से गुजर रहा था। लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा बंगला है। फिर वो लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों के किसी वक्त चरचराने की आवाज आ रही थी। सीढ़ियां खत्म हुई तो मुझे महसूस हुआ कि चूनी राम किसी गैलरी में से गुजर रहा है। उसके कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी। साफ लग रहा था कि गैलरी के फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं। वो
एक जगह रुक गया। यहाँ उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, रानी जी, मैं हूँ चुनीराम। कमरे के अंदर से तानपुरे की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। ये आवाज रुक गई। किसी ने दरवाजा खोला और कहा, रानी जी चाय की मेज पर बैठी हैं, आ जाएं। चुनीराम कमरे में दाखिल हो गया। फजा नागिन दुर्गा के जिस्म की खुशबू से लबरेज थी। जिस बैग में मैं बंद था एक तरफ रख दिया गया। फिर एक औरत की बड़ी दिलकश मगर बावकार आवाज सुनाई दी, चुनीराम, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? चुनीराम ने कहा, रानी जी, मोहन बाबू थाईलैंड गया हुआ था, मुझे उसका इंतजार करना पड़ा। वो आया तो माल उसके हवाले किया। रानी जी ने पूछा, चेक लाए हो? चुनीराम ने कहा, जी हाँ। रानी ने पूछा, पूरी रकम दी है ना उस हरामी ने? चुनीराम ने कहा, जी हाँ रानी जी, इस बार मैं पूरी रकम लाया हूँ। ये लीजिए 2.5 लाख रुपए का चेक है। रानी जी की आवाज सुनाई दी, तुम बड़े वक्त पर आए हो। धामपुर का जागीरदार कल नई लड़की का मुजरा सुनने आ रहा है, उसको थोड़ा तैयार कर दो। चुनीराम बोला, मगर रानी जी, उस नई लड़की को तो गाना बिल्कुल नहीं आता। बड़ी मुश्किल से उसे 2-4 दिनों में मुजरे के 2-3 तोड़े सिखाए हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसका गाना रहने दें, जागीरदार को 2-4 मुजरे के तोड़े दिखा दें, ये मैं पक्के करा दूंगा। जागीरदार उसी में खुश हो जाएगा। वैसे लड़की जवान है, खूबसूरत है, जागीरदार को उसके गाने से क्या दिलचस्पी हो सकती है। रानी जी की आवाज आई, मगर मैं इतनी जल्दी ये नई लड़की उस हरामी जागीरदार के हवाले नहीं करना चाहती। मैं तो एक रात के लिए भी लड़की उसके कमरे में नहीं भेजूंगी। चुनीराम ने कहा, रानी जी, अगर वो मोटी रकम देता है तो एक रात में लड़की का क्या बिगड़ जाएगा? रानी जी ने कहा, लड़की का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारा भरम जाता रहेगा। रानी बाई ने कभी पहली बार कोई लड़की इतनी जल्दी किसी जागीरदार या सेठ के हवाले नहीं की। भगवान ने बैठे बिठाए बड़ी खुशशक्ल जवान लड़की भेज दी है। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि जिस रोज तुम लोग उसे भेरू जी के मंदिर से उठा कर लाए हो, उसके दूसरे रोज ही वो हमसे इस तरह राजी खुशी हो गई जैसे पहले ही से तैयार बैठी थी कि कोई उसे उठा कर यहाँ ले आए। चुनीराम कहने लगा, रानी बाई, बात यह है कि लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे भी लड़की आजाद तबीयत की है और गाने बजाने और डांस मुजरे को बहुत पसंद करती है। रानी बाई बोली, मैं तो इस लड़की को अपनी रानी बनाकर रखूंगी, किसी के आगे हरगिज नहीं बेचूंगी, चाहे मुझे कोई 10 लाख रुपए क्यों न दे। यहाँ इसे रख कर दौलत कमाऊंगी। बस तुम इसे ढंग का मुजरा और ठुमरी अंग की 2-4 चीजें पक्की करा दो। चुनीराम ने कहा, वो मैं करवा दूंगा। तानपुरे की आवाज आने लगी, फिर रुक गई। रानी बाई ने कहा, चुनीराम, इसे ले जाकर सुर कर दो, बेसुरा हो रहा है। और सुनो, लड़की अपने कमरे में ही है, उसके पास जाओ और अभी से ठुमरी की अस्थाई सिखानी शुरू कर दो। कल धामपुर का जागीरदार आ रहा है, मुजरा तो वो थोड़ा बहुत कर लेगी, एक आध अस्थाई ठुमरी भी सिखा दो। लड़की को खुद भी ये सब कुछ सीखने का बड़ा शौक है। चुनीराम ने कहा, रानी बाई, आप उसे बार बार लड़की क्यों कह रही हैं? आपने खुद ही तो उसका नाम प्यार से चंदा रखा है, चंदा कहकर बुलाएं। रानी बाई की आवाज आई, चंदा तो उसने खुद ही अपनी पसंद का नाम रखा है, मैं उसे चंदा ही कहूंगी। अब तुम उसके पास जाओ और थोड़ा बहुत रियाज करवाओ। जिस बैग में मैं बंद था, जब उसे उठाया गया तो मैं समझ गया कि चुनीराम नागिन दुर्गा के कमरे में जा रहा है। इन दोनों के दरमियान जो बातें हुई थी वो मैंने सब सुन ली थी।